डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हम एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में जानेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 3.2 में ग्राफीय विधि के बारे में ऑलरेडी जाना है कि उसमें हम ग्राफ से उसे कैसे सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ग्राफ से उस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते थे जो कि मेरा पूर्णांक संख्या होता था, लेकिन इसमें हम वैसे संख्याओं को सोल्व करेंगे, मतलब वैसे समीकरण युग्म को सोल्व करेंगे जो मेरा पूर्णांक संख्या नहीं है। जैसे कि आइए हम एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई संख्या है। यहाँ देखिए, हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। ये मेरा समीकरण क्या है? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, √3x और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ देखिए, हमने दो इक्वेशन को ले लिया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों रूट के अंदर है। तो आपने तो ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है जो रूट के अंदर हो और जिसका हम ग्राफ बनाते हो, लेकिन इसमें तो हमें रूट में दे दिया गया है। तो क्या आप इसका ग्राफ बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं, इसका ग्राफ आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये रूट में है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम दूसरे विधि से सॉल्व करने की प्रयत्न करेंगे। तो दूसरा विधि क्या हो सकता है इसे सॉल्व करने के लिए? इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? बीजगणितीय विधि का प्रयोग करेंगे। बीजगणितीय विधि का प्रयोग करके हम इसका आंसर लाएंगे। इस विधि से हम इसका जब सॉल्व करेंगे ना, तभी आंसर आ पाएगा। आप इसका ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है? जो भी हमें रूट में दिया होगा ना इक्वेशन, जैसे यहाँ देखिए रूट में इक्वेशन है और ऐसे करके दिया हो दशमलव में, तो ये वाला इक्वेशन को हमें सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सपोज कीजिए हमको इक्वेशन लेते हैं। ये रहा मेरा इक्वेशन और यहाँ पे हम x लगा देते हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी y लगा देते हैं इज इक्वल टू 1/3। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो ये मेरा क्या है? इक्वेशन है। फिर देखिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं और यहाँ लिख देंगे 0.4y और इज इक्वल टू 1/4। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है? ये मेरा दशमलव में है। तो ये दशमलव में है, तो क्या आप इसका ग्राफ बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसका आप कभी भी ग्राफ रूप नहीं दे सकते हैं। तो इसका हम ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? बीजगणितीय विधि का प्रयोग करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बीजगणितीय विधि से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बीजगणितीय विधि से सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 नियम होते हैं बीजगणितीय विधि को सॉल्व करने के लिए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? हम इसका उपयोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। और आइए तीनों विधि को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है? सर्वप्रथम मेरा प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा और दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? एक विलोपन विधि हो जाएगा। और एक क्या होता है? एक मेरा वज्र गुणन विधि होता है, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए वज्र गुणन विधि। अब हम इन तीनों विधियों का प्रयोग करके इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? ये मेरा 3.3 का इंट्रोडक्शन है ना, तो हमें सिर्फ क्या करना है? हमें इसके बारे में इसमें पढ़ना है। 3.3 में हमें क्या करना है? इस प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन निकालना है और 3.4 में विलोपन विधि से और 3.5 में वज्र गुणन विधि से। तो हम क्या करेंगे? ये मेरा 3.3 का इंट्रोडक्शन है, तो हम इसमें इसका प्रयोग करके सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका प्रयोग करके कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? एक क्वेश्चन लेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और एक और क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि हम समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 2 समीकरण लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? मेरा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब आइए इसका सॉल्यूशन हम इस विधि से निकालेंगे। हम प्रश्नावली 3.3 के इंट्रोडक्शन को कर रहे हैं, तो इसमें हम इसका उपयोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि का और इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे। यहाँ हमें 2 इक्वेशन दिखाई दे रहा है, तो किसी एक इक्वेशन को लेना है। तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से। जब भी हम समीकरण जिसको लेंगे उसको हमें लिख लेना है। तो हम समीकरण 1 को ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ये क्या है? एक यहाँ देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है? इसमें से किसी भी एक चर का हमें मान निकाल लेना है, या x का निकालिए या फिर y का निकालिए। तो हम क्या करेंगे? x का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए ये मेरा x का मान आ गया
4 माइनस वाई, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। यहाँ देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी मान रखा है, तो हम इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले मान को उठा के हमें क्या करना है, हमने यहाँ फर्स्ट सॉल्व किया था समीकरण 1 से, तो इस मान को हमें उठा के समीकरण 2 में डाल देना है। तो ये जो x का मान है ना, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला समीकरण 2 है, तो इसमें रख देंगे। तो आइए समीकरण 2 को लिखते हैं। यहाँ देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 समीकरण 2 है। अब इसमें मान को पुट कर लेंगे। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए x बराबर में हमें क्या प्राप्त हुआ है 4 माइनस वाई, तो मतलब x का मान क्या है 4 माइनस वाई, और यहाँ भी पहले से एक माइनस वाई है, इज इक्वल टू 14। अब ये 4 है तो 4 माइनस में y और माइनस में y कितना हो जाएगा, ये भी एक y है और ये एक y है, ठीक है। तो माइनस में एक y और माइनस में एक y, माइनस में 2y और यहाँ पे 14। अब क्या करेंगे, हम इसको भेज लेंगे इधर से इधर, ठीक है। ये जो मेरा अचर पद है ना, इसको हम इस साइड में भेज लेंगे, तो ये माइनस में 2y इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड में माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस में 2y इज इक्वल टू, ये घटेगा तो 10। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा ही देना है, ठीक है। तो जब हम इस अचर पद को इस साइड में भेजेंगे ना, तो यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा, तो ये मेरा बटे के रूप में हो जाएगा, अर्थात ये मेरा भाग के रूप में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे हम कटा लेंगे, ये कट जाएगा, 5 टू 10, ये 5 से कट गया और माइनस है तो माइनस, मतलब y का मान क्या प्राप्त हो गया, -5। अब यहाँ पे y का मान प्राप्त हो गया, हमें x और y दोनों का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ x प्लस वाई दिया हुआ है। यहाँ देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, तो हमें x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ देखिए हमने y का तो मान प्राप्त कर लिया, अब हमें x का मान प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है ना, इसको अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो ये जो y का मान है इसको अब कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये देखिए यह मेरा समीकरण 3, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, इसके मान को पुट कर लेंगे, ये 4 है तो 4 और माइनस है तो माइनस, माइनस में 5, तो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, इधर अब जगह नहीं बचा है। तो ये देखिए 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये मेरा +5, और यहाँ पे क्या था, बराबर है तो बराबर दे देते हैं, ये क्या हो जाएगा 9। मतलब क्या हो गया, x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, x इज इक्वल टू हमें 9 प्राप्त हो गया। मतलब हमें दोनों का मान प्राप्त हो गया, x का मान हमें 9 प्राप्त हो गया और y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, -5। अब हमें जांच करना है कि हमने ये जो बनाया है वो मेरा इक्वेशन सही बना है या गलत बना है। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम जांच करेंगे। तो जांच यहाँ पे आइए कर लेते हैं। जांच के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बारी बारी से लेंगे। सर्वप्रथम हम इक्वेशन फर्स्ट को रखते हैं, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, इसके मान को पुट कर लेंगे। x का मान क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ देखिए x का मान 9 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे x का मान 9 डाल देंगे, और प्लस है तो प्लस, y का मान क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए माइनस में 5, तो हम यहाँ पे रख देंगे -5, और इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो हम 4 रख लेंगे। ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस, और ये 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए जब हम 9 में से घटाएंगे 5, तो ये मेरा 4 हो जाएगा, और इधर भी 4, ये मेरा दोनों तरफ बराबर आ गया। बराबर जब आ जाता है तो क्या हो जाता है, मेरा इक्वेशन सही हो जाता है कि हमने जो यहाँ आंसर निकाला है ना x और y का, वो मेरा सही है, इसलिए क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। ये तो हमने फर्स्ट में रख के देख लिया, अब इक्वेशन सेकेंड में भी रख के देख लेते हैं। पुनः लिखते हैं, सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये मेरा इक्वेशन सेकेंड था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब इसमें हम रख लेंगे मान को, x का मान क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए x का मान हमें 9 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे 9 रख लेंगे, और माइनस है तो माइनस, y का मान यहाँ देखिए माइनस में 5 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे y का मान -5, और इज इक्वल टू 14। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 14।
अब जब हम 9 में जोड़ेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 14, और इधर भी हो जाएगा 14। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ बराबर है, मतलब LHS बराबर है RHS के, और यहाँ भी LHS बराबर है RHS के। मतलब क्या हुआ कि हमने जो आंसर निकाला है ना एक्स और वाई का, वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर ये करेक्ट नहीं होता तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं आ पाता। अब क्या हो गया, ये तो मेरा सिंपल वाला इक्वेशन था। हम इसे कैसे सॉल्व किए हैं यहाँ देखिए, एक बार आपको फिर से हम समझाते हैं। हमें क्या करना है, हमें 2 इक्वेशन दिया रहेगा, ये हमें 2 इक्वेशन दिया गया था, तो हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को यहाँ ले लेना है। हमने पहले इक्वेशन को ले लिया, आप किसी को भी ले सकते हैं, 1 या 2 किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने फर्स्ट को लिया और क्या किया, इसका हमने एक चर का मान यहाँ प्राप्त कर लिया। ये मेरा क्या था, चरण 1 है। फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया है, हमने क्या किया, किसी एक समीकरण को लिया और हमने एक चर का मान प्राप्त कर लिया। और फिर यहाँ देखिए दूसरे में हमने क्या किया है, ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है ना, वो हमने क्या किया है, 2 नंबर समीकरण में डाल दिया है। क्योंकि हमने पहले 1 से लिया है, समीकरण 1 से लिया है, तो जो भी हमें मान यहाँ प्राप्त होगा ना, उसको हमें समीकरण 2 में डाल देना है। तो ये मेरा क्या था, चरण 2 है। अब ये जो हमें x का मान प्राप्त हुआ उसको हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 में रख दिया। अब समीकरण 2 में रखने के बाद यहाँ देखिए हमें y का मान प्राप्त हुआ है। तो ये जो y का मान प्राप्त हुआ है ना, उसको हमें कहाँ डालना था, यहाँ देखिए उसको हमने समीकरण 3 में डाल दिया। पहले ये जो मेरा x का मान प्राप्त हुआ है उसको हमने समीकरण 2 में डाला है, और फिर ये जो मेरा y का मान प्राप्त होगा उसको हमें समीकरण 3 में डाल देना है। तो समीकरण 3 क्या था, यहाँ देखिए ये था मेरा समीकरण 3। तो हमने क्या किया है, इस y के मान को ना समीकरण 3 में डाल दिया है। ये देखिए ये मेरा समीकरण 3 है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से ये मेरा हो गया चरण 3। ये अलग अलग स्टेप है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चरण 3। हमने 3 चरण में क्या किया, इसके आंसर को प्राप्त कर लिया, और हमें क्या हो गया प्राप्त, x का मान बराबर में 9 और y का मान क्या हो गया है -5। ये मुझे प्राप्त हो गया है। तो हमें जो भी इक्वेशन दिया जाएगा ना प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए, उसे हम क्या करेंगे, इसी विधि का प्रयोग करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला विधि क्या है, ये मेरा प्रतिस्थापन विधि है। इसका प्रयोग करके आप चाहे तो बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी का प्रयोग करके, दूसरा कुछ का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ इसी का प्रयोग करना है और अपने प्रश्नावली को सॉल्व करना है। तो आइए एक और क्वेश्चन लेंगे इसी के ऊपर। आइए हम एक रूट वाला ही लेके उसे सॉल्व कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नावली को प्रस्थान करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक और क्वेश्चन को ले लिया है, हमने रूट वाले को लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी पिछले वाले को सॉल्व किया था, सेम टू सेम हमें उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम इसमें से किसी एक इक्वेशन को लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जिस भी समीकरण 1 से, आप जिस भी इक्वेशन को लेंगे ना आपको यहाँ लिख देना है। अगर 2 लेंगे तो समीकरण 2 से आपको यहाँ लिखना है। तो हमने 1 को लिया है तो हमने समीकरण 1 से लिख दिया। अब समीकरण 1 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, किसी एक चर का मान प्राप्त कर लेना है, किसी भी एक का, या तो x का निकालिए या फिर y का। आपको एक का मान प्राप्त कर लेना है किसी एक चर का। तो हम क्या करेंगे, हम x का मान प्राप्त करेंगे। तो हम x को यहीं पर रहने देते हैं, y को हम इस साइड में भेज लेते हैं। यहाँ देखिए ये प्लस में है तो इस साइड में आएगा तो माइनस में √3y हो जाएगा। और फिर x अकेला होना चाहिए, लेकिन x में तो यहाँ देखिए √2 है, तो हम √2 को क्या करेंगे, उस साइड में भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस में √3y, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बटे में हो जाएगा, मतलब ये मेरा भाग में हो जाएगा। ये मेरा क्या प्राप्त हो गया, x का मान हमें प्राप्त हो गया, और हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब ये जो हमें मान प्राप्त हुआ है ना, इस वाले मान को हमें किसी दूसरे में रख देना है। किस में रखेंगे, हालांकि हमने समीकरण 1 से लिया है, तो इस वाले मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये जो मेरा x का मान हुआ है ना प्राप्त, उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ देखिए ये मेरा समीकरण 2, √3x और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसके मान को रख लेते हैं। यहाँ देखिए √3 है तो √3, x का मान क्या है, x का मान हमें यहाँ पे दिया गया है, x इज इक्वल टू क्या आया है, माइनस में √3y और y √2, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस √8y इज इक्वल टू 0।
अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को गुणा कर लेंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और y है तो y। और फिर √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2, और यहाँ माइनस में √8y है तो माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, इसका हमें बटे का जोड़ कर लेना है। यहाँ देखिए, घटाव है तो घटाव करेंगे, यहाँ पे हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, √2 और 1 का, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये √2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, √2 आएगा 1 बार, तो हमें ऊपर 1 बार गुणा कर लेना है। तो √9 में 1 बार गुणा करेंगे √9y, और माइनस है तो माइनस। फिर 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, √2 आएगा, √2 बार, तो हम √2 से ऊपर गुणा करेंगे तो √16y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। आइए इसको तोड़ लेते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये देखिए, माइनस है तो माइनस, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और y है तो y। फिर माइनस है तो माइनस, 16 का वर्गमूल 4, और y है तो y, और बाई √2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ये मेरा √2 इसी तरह रह जाएगा, और यहाँ बराबर 0 है तो बराबर में 0। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पहले इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3y, और माइनस में 4y, माइनस में 7y, और बाई √2 इज इक्वल टू 0, और इसके नीचे क्या हिडन है, 1 हिडन है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ देखिए, इसको हम इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, तिरछा तिरछी हमें गुणा कर देना है। तो -7y में गुणा करेंगे 1 से, तो -7y इज इक्वल टू √2 में गुणा करेंगे 0 से, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, y का मान हमें लाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा भागा में मतलब बटे के रूप में हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, कटा लेंगे। ये कितना से कट जाएगा, -7 से हम भाग देंगे 0 में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमें क्या हो गया, y का मान 0 प्राप्त हो गया। अब ये जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है ना, उसको हमें उठा के समीकरण 3 में रख देना है। यहाँ देखिए, हमारा जो x का मान प्राप्त हुआ था उसको हमने समीकरण 2 में रख दिया है, और इसका जो हमें मान प्राप्त होगा ना, उसको हमें समीकरण 3 में रख देना है। तो समीकरण 3 क्या है, यहाँ देखिए, x इज इक्वल टू माइनस में √3y और बाई √2। अब इसमें हम मान को पुट कर देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो आइए समीकरण 3 को लिख लेते हैं। ये देखिए, यह है मेरा समीकरण 3, x इज इक्वल टू माइनस √3y और बाई √2। इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस √3y और बाई √2। अब इसके मान को पुट कर लेते हैं, √3 है तो √3, y का मान हमें पुट करना है, तो y का मान कहाँ है, यहाँ देखिए 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। यहाँ कुछ नहीं था तो गुणा है, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा लिख दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ बटे में है √2, तो हम √2 लिख देंगे। अब देखिए, जब हम 0 से गुणा करेंगे -√3 में, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, बटे में √2। अब क्या करना है, इसको हमें कटा लेना है। यहाँ देखिए, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 के पहाड़े में 0 आता है, नहीं आता है, तो ये मेरा कट के क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा x का मान प्राप्त हो गया क्या, 0। अब ये जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है ना, यहाँ देखिए, हमें x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। अब हमें जांच करना है कि हमने जो सॉल्व किया है ना क्वेश्चन, वो मेरा सही है या नहीं है। हमने x का भी मान प्राप्त कर लिया यहाँ पे, और y का भी मान प्राप्त कर लिया यहाँ पे, तो हमें दोनों का मान प्राप्त हो गया जो कि हमें प्राप्त करना था। अब हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे कि हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमने सही सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो हम जांच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्वप्रथम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम मान को पुट करेंगे, √2 है तो √2, और x का मान हमें क्या रखना है, गुणा या लिख देते हैं, कुछ नहीं तो गुणा है। x का मान हमारा 0 प्राप्त हुआ है, और प्लस है तो प्लस, यहाँ √3y है तो √3, और y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए y का मान 0 प्राप्त हुआ है, तो हम y का मान यहाँ पे 0 डाल देंगे। तो हम यहाँ पे y का मान 0 रख देंगे, और इज इक्वल टू 0। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। √2 में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0, और प्लस है तो प्लस, √3 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू, यहाँ 0 है तो 0, मतलब यहाँ देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और इज इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया, दोनों तरफ 0 प्राप्त हो गया। मतलब हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकाला है वो मेरा बिल्कुल सही है।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को लेंगे। इक्वेशन सेकेंड क्या है, यहाँ देखिए √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें मान को पुट कर लेते हैं। यहाँ देखिए √3 है तो √3, x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 0, तो हम यहाँ 0 रख देंगे, और माइनस है तो माइनस, √8 है तो 8, और यहाँ कुछ नहीं तो गुणा। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ देखिए 0 प्राप्त हुआ है, और x का भी मान हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो हमें दोनों का मान 0 रखना है। तो हमने यहाँ x का मान 0 रख दिया, और यहाँ हम y का मान भी 0 रखेंगे, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब गुणा कर लेते हैं, √3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0, और माइनस √8 से गुणा करेंगे 0 में, तो ये मेरा 0, और इज इक्वल टू इधर 0। अब हम 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और बराबर क्या है यहाँ पे 0। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों तरफ 0 आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। मतलब क्या है कि हमने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है ना, वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सर्वप्रथम आप किसी एक क्वेश्चन को लेंगे, इसमें से किसी को भी आप एक को ले लेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा चरण 1 हो जाएगा। यहाँ से आप शुरू करेंगे तो ये मेरा चरण 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ x का मान प्राप्त हो गया है, तो इसको जब आप उठा कर रखेंगे ना समीकरण 2 में, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा चरण 2 हो जाएगा। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ देखिए जो y का मान हमें प्राप्त होगा ना, उस y के मान को हमें कहाँ डालना है, समीकरण 3 में डालना है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा चरण 3 हो जाएगा। ये 3 चरण में क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मान को उठाकर रखना। जैसे यहाँ देखिए हमें x का मान प्राप्त हुआ है, तो इस x के मान को हम उठा के कहाँ रख दिए हैं, समीकरण 2 में रख दिए हैं। फिर ये वाला जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है, इसको हमने उठा के कहाँ रख दिया है, समीकरण 3 में। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि एक मान को उठाकर दूसरी जगह रख देना। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा ना प्रश्नावली 3.3 में, तो आपको क्या करना है, इसी तरह उसको सोल्यूशन निकालना है। सेम टू सेम आप इसी विधि का प्रयोग करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो आपको उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो मेरा था प्रतिस्थापन विधि। इसका प्रयोग करके आप प्रश्नावली 3.3 के जो पार्ट 1 है ना, उसका सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने से ट्राई कीजिए प्रश्नावली 3.3 के जो पार्ट नंबर 1 है उसके सभी क्वेश्चन को। हालांकि मैं उसके क्वेश्चन को कराऊंगा भी, लेकिन आप अपने आप उसको ट्राई करिए, शायद वो आपसे बन जाए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्नावली 3.3 की ओर, और देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।